हजारों साल पहले ना कोई फोटो ना ही कोई वीडियो, फिर भी हमें हमारे अतीत के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तो आज इसी रहस्य से पर्दा उठेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका, आप सबका स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए एंशिएंट हिस्ट्री की इस रोमांचक भरी यात्रा का सफर तय करते हैं। कल्पना कीजिए आप लोग कि एक ऐसे आदमी के बारे में पता करना है आप सबको जिसके खिलाफ ना ही कोई वीडियो है और ना ही कोई फोटो और ना ही कोई ऐसे प्रमाणित साक्ष्य में मिलते हैं जिससे हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? जाहिर सी बात है, आप क्या करेंगे, उसके पीछे छूटे हुए सबूतों को इकट्ठा करेंगे। एग्जैक्टली इतिहासकार भी यही करते हैं। वो हमारे अतीत में छूटे हुए साक्ष्यों को इकट्ठा करते हैं और इतिहास के साक्ष्य का एक पुनर्निर्माण करते हैं। और ऐसे ही एक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला देखेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल इसमें देखेंगे हम लोग सेकंड में। पहले पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों ये एक अज्ञात काल माना जाता है क्योंकि इसमें कोई एग्जैक्टली हमारा टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि इसको 50 लाख से करीब 50,000 तक इसको लगभग हम मानते हैं, मतलब इतिहासकार इसको मानते हैं ऐसा। ये इसका एक जो देखते हैं इसका एग्जाम्पल है वो पूरा पाषाण काल इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको हम पत्थर का युग भी कहते हैं और हिम युग भी बोलते हैं, हिम युग भी इसको कहते हैं। और हिम युग और इसे पत्थरों का युग भी कहा जाता है, पाषाण यानी पत्थर। और सेकंड देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें दोस्तों लिखित साक्ष्य हमें मिले हुए हैं, लेकिन इसकी जो लिपियां हैं वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकती। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में ये जो लिपि लिखी हुई है ये मतलब सही समझ नहीं आई है आज तक लोगों को। और इसका एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कहते हैं। आप हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण है। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ये दोस्तों ऐतिहासिक काल आता है तीसरा। इसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और इनको पढ़ा जा चुका है। और इसका सबसे ज्यादा सटीक जो उदाहरण है वो हमारा वैदिक काल है। वैदिक काल यानी जिनमें हमारे वेदों की रचनाएं हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें मिली हुई हैं। तो देखिए एक बहुत ही खूबसूरत, यानी इतिहासकारों ने 2 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखा। पहला पुरातात्विक स्रोत एंड सेकंड साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां एवं चित्रकला। ये उस टाइम की कला, संस्कृति, समाज के बारे में बताते हैं, यानी कि उस टाइम का समाज कैसा होता था और वहां की संस्कृति कैसी थी। दूसरा देखते हैं साहित्यिक स्रोत में। इसमें आते हैं 2 बेसिकली, एक तो भारतीय साहित्य है और दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कुछ विदेशी भी भारत आए थे और यहाँ पे साक्ष्यों को पढ़ करके इकट्ठा किया था उन्होंने। पहला देखेंगे भारतीय साहित्य में धार्मिक, लौकिक, ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदेशियों में यूनानी, रोमन, चीनी, अरबी ये यात्री आए। सेकंड देखते हैं, अब देखते हैं क्या अब आप इमेजिन करिए एक राजा है, वो कुछ बताना चाहता है आपको, तो वो क्या करेगा? क्योंकि उस टाइम पे कोई इंटरनेट नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अपने अभिलेखों को किसी न किसी इंस्क्रिप्शन पे एक जैसे खुदवानी देते, कुछ लिपियां उस पे लिखी हुई होती थी या मतलब पत्तों पे लिखवा देते ऐसा कुछ, कि ताकि आने वाले टाइम में उन्हें पता चल सके। जो अब देखते हैं इसमें एपिग्राफी। इसमें देखेंगे सबसे पहले बोगस गुई एशिया माइनर यानी मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख वैदिक देवता, यहाँ पे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। सेकंड है अशोक के अभिलेख, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे प्राचीन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस द्वारा पहली बार ये लिपि को पढ़ा गया था। अब आते हैं
हाथी गुम्फा अभिलेख, शासक इस टाइम पे थे खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। शासक उस टाइम रुद्रदामन था। प्रयाग स्तंभ लेख, शासक समुद्रगुप्त था। और एहोल अभिलेख, शासक उस टाइम पे पुलकेशिन द्वितीय हुआ करता था। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सिक्के अर्थव्यवस्था संस्कृति का दर्पण। अब आप चलते जाते हैं कहीं भी, आपको कोई पुराने टाइम का सिक्का मिलता है, क्या उस टाइम, क्या आप समझ पाएंगे ये किस टाइम का है? सिक्कों से क्या इतिहास के साक्ष्यों को पता चल सकता है? तो आंसर आपका होना चाहिए जी हाँ, बिल्कुल पता चल सकता है। तो इसमें देखते हैं आहत सिक्के। आपने यहाँ पे देखा कि एक ये सिक्का है, लेकिन यहाँ पे कोई लिपि नहीं लिखी हुई है। इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ था और हमने कोई एक निशान यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मछली बनी हुई है और एक पेड़ की आकृति आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना, दिख रही है ना। तो ये 5वीं सदी का है, 5वीं ईसा पूर्व का। ईसा पूर्व आप समझ रहे हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म की पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस टाइम में आप देखोगे टाइम को घटता हुआ देखोगे, तो यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करी जा रही है। अब इसमें जैसे ठप्पा मारकर, मैंने बताया ना कुछ है ऐसी चीजें और किसी चीज पे उसको ठप्पा मार करके उसका निशान दे दिया गया, जिससे वो अपने टाइम पीरियड के बारे में हमें बताना चाह रहे हूं, ठीक है। और इसमें पेड़, मछली, सांड का चिन्ह बना हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे, है ना। और दूसरा है यहाँ पे हिंद यवन सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर अभिलेख लिखने की परंपरा यवन शासकों ने शुरू करी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप कि कुछ लिखा हुआ है। ये सबसे पहले लिपि जो है, जो लिखी हुई है, इसको पढ़ा गया था, लिपि लिखने की शुरुआत करी गई थी। तीसरा है गुप्तकालीन। दोस्तों, गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी जो है संस्कृति, कला निर्माण हुआ काफी बड़े रूप में। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो बहुत कला प्रेमी था। आगे चलते हैं, अब आते हैं जिससे बहुत ही बड़ा एक लिखित साक्ष्य हमारा जो प्राप्त हुआ है और जिसको पढ़ा भी गया है, वैदिक। अब इसमें देखेंगे वैदिक साहित्य, वैदिक युग का ज्ञान कोश। पहला देखते हैं ऋग्वेद, जिसको हम सबसे पुराना, सबसे प्राचीन हमारा ये ऋग्वेद है, जहाँ पे 10 मंडल, 10-28 सूक्त, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना हुई है, 10वें मंडल में चतुर्वर्ण समाज दिखाया गया है। चतुर्वर्ण समाज का मतलब आप समझ सकते हैं। और यजुर्वेद यज्ञों के नियम गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक 1875 ऋचाएं दी गई हुई है यहाँ पर। और अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण इसमें दिया गया है। आप देखेंगे मुंडको उपनिषद, आप जानते हैं जो हमारे कानून का एक है ना सत्यमेव जयते, वो शब्द कहाँ से लिया गया? तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। आगे चलते हैं, श्रमण परंपरा, बौद्ध एवं जैन साहित्य। यहाँ पे आप सोचिए, क्या सिर्फ इतिहास साक्ष्य के रूप में, यानी जो पुरातात्विक है, साहित्यिक है, वहीं से हमें पता चलता है? नहीं, इतिहास हमें आम लोग हैं, साधु संत, उनकी सबके बारे में भी जानकारी देता है। वहां से भी पता चलता है कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो कैसा रहा है। तो आइए देखते हैं। बौद्ध साहित्य ये पाली भाषा में था। त्रिपिटक और सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत दिए हुए हैं। विनय पिटक संघ के नियम दिए हुए हैं यहाँ पे। अभिधम्म पिटक यानी दार्शनिक सिद्धांत यहाँ पे दिया गया। जातक कथाएं, ये जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बताता है, जो जातक कथाएं हैं। मिलिंद पन्हो, नागसेन और हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच का संवाद है, यानी कि दो लोग बैठे हुए हैं और उन दोनों के बीच में आपस का जो डिस्कशन है, यानी जो मीटिंग्स चली थी, उस बारे में इस किताब में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं जैन साहित्य। ये लिखा हुआ है प्राकृत भाषा में। आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं लौकिक साहित्य, कूटनीति, व्याकरण और इतिहास। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी लिखी, ठीक है, जैसे कि पहली अर्थशास्त्र, इसमें कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और इनका पूरा नाम विष्णुगुप्त भी था। तो देखते हैं इसमें इन्होंने मौर्यकालीन का समाज, शासन, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, इसको शो करा है अपने इस किताब में, अर्थशास्त्र में इन्होंने बताया है। अष्टधाई लेखक कौन है? पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ यहाँ से हमें मिलता है। राजतरंगिणी
लेखक कौन है इसके? कल्हड़ है। और कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास है, यानी उस टाइम पे कश्मीर में जितने भी राजवंश आए उनका क्रमबद्ध पूर्वक तरीके से यहाँ पे विवरण मिलता है। मुद्रा राक्षस, इसको विशाख दत्त ने लिखा। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए विदेशी यात्रियों, पहले बात करी थी ना हम लोगों ने कि हाँ विदेशी यात्री भी आए, उन्होंने भी काफ़ी सारी यहाँ पे मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ थी आए, वहाँ पे देखा उन्होंने और किताबें लिखी। तो देखते हैं आगे, यूनान एवं रोम। अब देखते हैं हेरोडोट्स, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। इनको जो है फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। ये जो है, जो हेरोडोट्स हैं, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये यूनान के थे। और इनकी जो एक पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक थी इंडिका। क्वेश्चन आता है, नोट डाउन जरूर करना, ठीक है? तुम्हारे एग्जाम में काम देगी, एक डायरेक्ट आ जाता है वन लाइनर में। अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। पुस्तक इसकी थी तहकीक ए हिंद। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है फैक्ट में। चीनी यात्री था फाहियान, ये इस चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय आया था। भारतीय समाज का इसने वर्णन करा है, यहाँ पे इसने देखा और एक तरीके से एनालाइज किया उसको और फिर लिखा। वेनसोंग हर्षवर्धन के समय पुस्तक इनकी कौन सी थी? CU की नालंदा का अध्ययन के। नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता ना जो आज खंडहर बन चुका है, तो उस टाइम पे था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, इन दोनों को मिला करके हमारा एक जो प्रमाणित इतिहास क्या होता है बन करके तैयार हो जाता है। इसमें स्थापत्य तिथियां, यानी पुरातात्विक में हमें क्या क्या देखने को मिलती है? स्थापत्य तिथियां, धातु की शुद्धता, पूर्णता, निष्पक्ष लेकिन संदर्भ का अभाव है यहाँ पे। और साहित्यिक में सामाजिक नियम, धर्म, कूटनीति, विस्तृत जानकारी लेकिन अतिशयोक्ति की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। अब अशोक के शिलालेख जो की पुष्टि बौद्ध ग्रंथ साहित्यिक से होती है, तब इतिहास का सबसे सटीक पुनर्निर्माण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखो अच्छे से। तुम लोग देखोगे यहाँ पे पाषाण काल मानव समाज की समय रेखा कैसे शुरू होता है। आपने सबने देखा होगा कि जो पहले कहानी सुनी है ना आदि मानव की, ऐसे ही रहता था वो ना, बिल्कुल पत्ते वत्ते पहन के रहते थे, उन्हें कुछ नहीं आता था, है ना। वैसे ही इमेजिन कर लो, उन्हें कपड़े पहनने का ढंग मतलब कुछ है ही नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। वो आग जलाना भी उस टाइम पे नहीं आता था। आदि मानव की कहानियां पढ़ी है ना क्लास फर्स्ट सेकंड में, आपकी हिंदी की बुक में होती थी, ठीक है। तो वहीं से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पूरा पाषाण काल ये 5 लाख से 10,000 या फिर लगभग 5 लाख से 50,000, पहले भी मैंने बात करी थी, माना जाता है, ठीक है। और इसको हिमयुग का प्रभाव यहाँ पे देखेंगे। आखेटक, यानी कि ये आखेटक का मतलब समझ रहे, ये एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे, कभी यहाँ रहते थे कभी वहां। इनका जीवन एक खाना बदोश टाइप का था, मतलब कि ये घूमते थे और इन्हें जहां भी मौसम के अकॉर्डिंग होता था, जैसे इनको मतलब सही लगता था, ये वहीं पे रुक जाया करते थे और अपना जीवन यापन करने लगते थे। लेकिन हम इसके बाद फिर मानव थोड़ा और आगे बढ़ता है और थोड़ा बुद्धि का उनके विकास होता है। यहाँ आते हैं मध्य पाषाण काल में, जो कि 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। यहाँ पे जलवायु गर्म, पशुपालन की शुरुआत होने लगती है। यहाँ पे लोग जानवर को पालना शुरू कर देते हैं। देखा है ना आपने, ये देखो कुत्ता पाला, सबसे पहला जानवर जो मिला हुआ है ना, ये कुत्ता मिला हुआ है, यानी कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इमेजेस बनी हुई है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आता है नवपाषाण काल, 7,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और मानव ने सबसे पहले कृषि का आरंभ यहीं से करना शुरू किया। और कृषि, कोई एक आदमी होगा, आप सोचिए, आप इंसान हैं, आप किस जगह पे रहना पसंद करेंगे? जहां पे आपको प्रॉपर लैंड मिल जाए और पानी मिल जाए और आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिता सकते हैं, यानी जहां पे आपकी लाइफ सरवाइव हो सके, वैसा ही आप देखोगे, जगह देखोगे, है ना। तो यहीं से शुरुआत होती है मानव की जीवन की एक आगे की तरफ, यानी कृषि का आरंभ कर दिया। स्थायी निवास, जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये घर बनाना शुरू कर दिया। यहाँ से सीधे इनकी यात्रा यहाँ तक आती है, ठीक है। पहले कुछ भी नहीं, आखेटक थे, ऐसे गुफाओं में रह रहे हैं, कहीं भी रहते थे, लेकिन फिर इन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। तो अब आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल, ये पत्थर आप देख रहे हो, ये किस लिए ये लोग यूज करते थे?
जानवरों का मतलब आखिटक के लिए यूज कर, शिकार करने के लिए बड़े जानवरों का शिकार करते थे इससे ये लोग। फिर धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में आते हैं माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण। इसमें क्या करते थे, तीर और भाले लगाकर तीर मार मतलब छोटे छोटे आने लगे इसी जानवरों को मतलब शिकार करने के लिए। नव पाषाण काल, इसमें पॉलिशदार उपकरण, हड्डियों के औजार, कृषि कार्य और जंगल, यानी वो पत्थरों से आग जलाना भी सीख चुके थे, औजार बनाना सीख लिए थे, वो काफी सारी चीजें उन्होंने सीख ली थी। नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं प्रागैतिहासिक बस्तियां, भूगोल ने रचा इतिहास। अब आप देखते हैं यहाँ पे ये आपका जो दिख रहा है मेहरगढ़, बुर्जहोम, आदमगढ़, बागौर, भीमबेटका, बेलन घाटी। यहाँ से अब मैं बताती हूँ जो ये साइट है ये पहचान आपका, ये भारत का मैप है, ठीक है, लेकिन कहाँ तक ये फैला हुआ था भूगोल के इस पे। मेहरगढ़ ये आपका पड़ रहा है पाकिस्तान में, ये आपका पड़ता है पाकिस्तान वाले रीजन में ये पड़ रहा है। बुर्जहोम आपका ये पड़ रहा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले यहाँ पे रीजन में। बेलन घाटी आपका उत्तर प्रदेश में आएगा। बच्चों याद कर लेना, एग्जाम आता है यहाँ से, यहाँ वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। ओके, ये भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, मध्य प्रदेश भीमबेटका। आदमगढ़ आप देख रहे हो, ये बागौर जो आपका पड़ेगा, आप देख रहे हो यहाँ पे बागौर पड़ेगा राजस्थान के रीजन में, राजस्थान, ठीक है। आदमगढ़ भी आपका मध्य प्रदेश में आएगा, यानी हम इसको एमपी लिख सकते हैं। पाषाण काल, एक तुलनात्मक दृष्टि। अब यहाँ पे देखेंगे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मुख्य उपकरण यहाँ पे क्या मिले हैं, हस्तकुठार, विदारणी, माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण यहाँ पे देखने को मिले हैं, पॉलिशदार पत्थर, हड्डी के औजार यहाँ पे मिले हैं नव पाषाण काल में। मानव जीवन यहाँ कैसा था, शिकारी और खाद्य संग्राहक। और या मध्य पाषाण काल में आ जाएंगे, पशुपालन की शुरुआत, अस्थायी निवास था, इनका फिक्स कोई निवास तभी भी नहीं था, ठीक है। अब नव पाषाण काल में आते हैं, कृषि, स्थायी ग्राम्य जीवन, मृद भांड का निर्माण यहाँ पे था। प्रमुख स्थल सोहन घाटी, भीमबेटका, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, आदमगढ़, बागौर, और नवपाषाण काल में मेहरगढ़, बुर्जहोम, कुलडीहवा यानी चावल के साक्ष्य हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं ताम्र पाषाण काल, धातुओं का उदय, ग्रामीण क्रांति। मनुष्य द्वारा उपयोग की गई पहली धातु तांबा थी, याद रखिएगा, मनुष्य द्वारा जो पहली धातु का उपयोग किया गया था वो थी तांबा। पत्थर और तांबे के औजार एक साथ प्रयोग किए गए थे। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या थी, संस्कृति यहाँ की कैसी थी, यह मूलतः एक कृषक और ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी। लाल और काले रंग के चित्रित बर्तन हमें मिलते हैं, आप देख रहे हैं ये एक कोई बर्तन देख रहे हैं, यानी ये लोग यहाँ पे अनाज को रखने के लिए यूज करते थे। जैसे पुराने टाइम में आपने देखा होगा दादी नानी के घरों में बहुत बड़े बड़े बर्तन टाइप के रहते थे, लेकिन ये उस टाइम का है, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं आहड़ संस्कृति, यानी तांबवती, तांबे वाली जगह। मालवा संस्कृति, उत्कृष्ट मृद भांड, मालवा जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र, इनाम गांव में ये मिली हुई है, बड़ी बस्तियां यहाँ पे हुआ करती थी। अब जो है यहाँ से आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।